नमस्कार साथियों, विधि शाखा के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245। देखिए, हम यहाँ ये समझते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरलिज्म के ऊपर आधारित है, यानी कि जो शक्तियाँ हैं उसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो सेंट्रल में पावर है और एक स्टेट में पावर है, यानी कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात की गई है। शक्तियों का विभाजन जो है वो केंद्र से राज्यों के बीच में किया गया है। केंद्र और राज्य को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे सेंटर में पार्लियामेंट है तो स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव है जो कि कानून बनाती है। सेंटर में जो है प्रेसिडेंट, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है और स्टेट में चीफ मिनिस्टर है। और जिस तरीके से अपन देखते हैं कि सेंटर में जो है वो क्या है, सेंटर में जो है पावरों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया गया है कि सेंटर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट में जो है वो हाई कोर्ट है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सेक्शन आर्टिकल हमारा 246 है, आर्टिकल 246 में तीन प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है, तीन प्रकार की लिस्ट बनाई गई है और आर्टिकल 246 में तीन तरीके से बताया गया है पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है वो बेसिकली बात करती है सेंट्रल की पावर की बात करती है, यानी कि जो हमारे केंद्र में है उस पावर की बात करती है, सबसे बड़ी शक्ति की बात करती है। तो देखिए यूनियन लिस्ट जो होती है उससे पावर होती है कि किन किन सब्जेक्ट के ऊपर वो कानून बना सकती है। तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं यहाँ पर जो यूनियन लिस्ट होती है वो एक तो डिफेंस के जो मुद्दे होते हैं, एक तो क्या है कि डिफेंस के ऊपर कानून बना सकती है, डिफेंस के ऊपर जो है वो कानून बना सकती है। उसके अलावा फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर कानून बना सकती है। और जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस के ऊपर इसको पावर दी गई है लॉ बनाने की, कानून बनाने की। उसके अलावा देखिए जब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट को जो है पावर दी गई है कि पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, इन मुद्दों पर कानून बनाने की इसको पावर दी गई है। उसके अलावा जो है यहाँ पर इसको पावर दी गई है कि फॉरेस्ट के जो विषय हैं उसके ऊपर जो है वो कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसे पावर दी गई है, स्टेट और सेंट्रल दोनों की पावर दी गई है, मिलीजुली पावर दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें पावर है कि वो एजुकेशन के ऊपर, मैरिज के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और उसके अलावा जो सिविल प्रोसीजर है उसके ऊपर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, ये उसको पावर दी गई है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल 246 में जो है इस तरीके से पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया गया है। अब देखिए हमें यहाँ पर समझना है कि हमारा आर्टिकल 245 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 245 जो है वो क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 245 के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी या राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। देखिए इसको इंग्लिश में बने इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 245 में बताया है, एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट। इसका फर्स्ट क्लॉज में बताया है कि सब्जेक्ट्स टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस पार्लियामेंट में मेक लॉज for the whole or any part of the territory of India and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. No law, second में बताया है, no law made by the parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operation. देखिए इसका मतलब हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो भी यूनियन प्रोसीजर होता है वो सेंटर में पावर लेके आता है और जो स्टेट प्रोसीजर है वो स्टेट की बात करता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसमें एक ऑप्शन है कि वो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन।
देखिए, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का मतलब है कि हम जिस तरीके से आईपीसी की बात करते हैं, इंडियन पिनल कोड, यानी कि वो जो केवल भारत के क्षेत्र में, इंडियन टेरिटरी में एप्लीकेबल होती है। अगर भारत या भारत के किसी क्षेत्र में कोई अपराध होता है, ऑफेंस होता है, तो वहाँ आईपीसी लागू होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो भी लॉ बनाए गए हैं वो इंडिया में ही एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ एप्लीकेबल है जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की बात करता है, यानी कि इंडिया में जो कोई भी लॉ बनाया गया है, और अगर वो जो है, अगर मान लीजिए कोई भी पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाती है जिसे हम इंडिया के बाहर भी जो है अमेंड कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी वो एप्लीकेबल हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो इनवैलिड नहीं होगा, उसकी वैलिडिटी होगी। और अगर कोई पार्लियामेंट इस प्रकार का कानून बनाती है जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, यानी कि भारत की सीमाओं से बाहर भी वो एप्लीकेबल हो सकता है, तो उस कानून की वैलिडिटी होगी। अब देखिए, यहाँ पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो भारत में रहता है, और वह व्यक्ति जो होता है वो किसी भारत में रहने वाली किसी महिला के साथ में शादी करता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो मैरिज होगी वो क्या है, वैलिड होगी। अब होता क्या है कि यदि मान लीजिए यह व्यक्ति जो है कहीं बाहर जाता है, विदेश जाता है, और विदेश जाके कोई मैरिज करता है, शादी करता है, तो यहाँ पर क्या है कि यदि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की बात करें, यानी कि पार्लियामेंट के जो लॉज हैं अगर वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी एप्लीकेबल होंगे, तो यहाँ पर उस व्यक्ति का जो बाहर जाकर, यानी कि जब तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ है तब, और वो अपने डिवोर्स को ना लेते हुए भी कोई दूसरी मैरिज करता है, तो इस प्रकार की मैरिज को वॉइड माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो बाहर जाकर, विदेश में जाकर वो क्या करता है, देखिए मैरिज करता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसकी जो मैरिज होगी वो वॉइड होगी। तो ये जो लॉ होगा, ये जो कानून होगा, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है जो कि बाहर भी अप्लाई होगा, बाहर भी एप्लीकेबल होगा। तो इससे हम समझते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन समझते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट के लॉ है अगर वो भारत के बाहर भी एप्लीकेबल होते हैं तो वो वैलिड होंगे, उनकी मान्यता होगी, और वो जो है उसी तरीके से कार्य करेंगे कि जैसे कि भारत में हों। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंग जो पावर दी गई है वो पावर हमारी पार्लियामेंट को दी गई है लॉ बनाने की। यानी कि जो पार्लियामेंट होती है वो क्या करेगी, लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी, उन कानून को लागू करेगी, और वो जो कानून होंगे वो पूरे भारत देश में जो है वो एप्लीकेबल होंगे, इंडिया में जो है एप्लीकेबल होंगे। अब देखिए, यहाँ पर अपन ये समझ सकते हैं कि यदि इंडिया की टेरिटरी के बाहर की बात करते हैं तो जो कानून होंगे वो इंडिया की टेरिटरी के बाहर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं, बाहर भी लागू हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि एक स्टेट के कानून जो होते हैं वो दूसरे स्टेट में लागू नहीं हो सकते, यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को बाध्य नहीं कर सकती उस स्टेट के कानून को एप्लीकेबल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि एक स्टेट, जब कोई भी व्यक्ति एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस जो होता है उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के अकॉर्डिंग जो है कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो है जब वो कोई दूसरे स्टेट में जाता है तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो कानून बनेगा और उसे उसको मानना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर अपन देखते हैं कि नेक्सस का मतलब होता है एक संबंध होता है, एक कनेक्शन होता है। और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब एक स्टेट का व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट में जाएगा तो वहाँ पर जाके क्या हो सकता है, कानून बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि स्टेट कोई भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ नहीं बना सकती है अगर ऐसा कोई स्टेट को कानून पास नहीं कर सकती जो कि दूसरे स्टेट पे भी लागू हो। अब यहाँ पर एक फेमस केस आता है वेलेस ब्रदर्स वर्सेस सीआईटी बॉम्बे का, 1948 का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। देखिए, इस केस में क्या है कि एक व्यक्ति जो है, अगर एक व्यक्ति जो है वो बाहर रहता है, एक व्यक्ति जो है इंग्लैंड का व्यक्ति है जो कि इंग्लैंड में रहता है और इंग्लैंड में रहकर वो मुंबई में किसी कंपनी में काम करता है। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर मुंबई में जो है उसके ऊपर कोई भी टैक्स लगता है तो यहाँ पर वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति इंग्लैंड में रहता है, लेकिन अगर वो मुंबई में काम करता है, मुंबई की कंपनी में काम करता है, उस पर जो टैक्स लगाया गया है वो वैलिड होगा। तो ये माना जाएगा कि वो जो कंपनी भले ही वो इंग्लैंड में हो लेकिन वह व्यक्ति जो है मुंबई में रहता है, मुंबई में काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी को अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन कहते हैं।
तो ये था हमारा आज का आर्टिकल 245 एंड 246 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जिसको हमने काफ़ी विस्तार से समझा। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।